हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष शर्मा एंड यू आर वाचिंग सोशल सिंप्लीफाइड। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 2024 का सोशल का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में आंसर्स देते चलें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। तो टाइम को वेस्ट करे बिना मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिजिपी गैरिबाल्डी बिलोंग। गिजिपी गैरिबाल्डी इनमें से किस देश से बिलोंग करते थे? आपके चार ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस और स्पेन। आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इटली। गिजिपी गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, ही वॉज अ आर्मी पर्सन, और उन्होंने जर्मनी को और इटली को सॉरी नॉट जर्मनी, इटली को यूनिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये कहाँ के थे? ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इटली। तो गिजिपी गैरिबाल्डी कहां से थे? इटली से। सो फर्स्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इटली। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़े। द क्वेश्चन सेज दैट द असर्शन कह रहा है द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज इन बाल्कन। 1871 के बाद में सबसे ज्यादा टेंशन जो हुई थी वो एक रीजन में हुई थी, जिस रीजन का नाम है बाल्कन रीजन। आप सबको पता है 1871 के बाद में इस रीजन में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। तो हमारा असर्शन तो काफी सही है। अब मैं रीजन पढ़ता हूं। A large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire। अगर आपको पता हो कि ये जो बाल्कन एरिया है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, जो एक इस्लामिक रूलर था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर मतलब आज का टर्की, आज हम जैसे टर्की के नाम से जानते हैं, एट दैट टाइम इट वाज नोन एज ऑटोमन एम्पायर। तो आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी द आंसर? So the answer of this question is both assertion A and reason are true and R is the correct explanation। क्योंकि ये जो assertion है ये भी एग्जैक्ट करेक्ट है। 1871 के बाद में बाल्कन में बहुत ज्यादा टेंशन आ गई थी। आप सबको पता है टेंशन क्यों आ गई थी? क्योंकि इटली यूनिफाई हो चुका था, जर्मनी यूनिफाई हो गया था, और ऑटोमन एम्पायर ने बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर रखा था। और उसके बाद में जो बाल्कन रीजन है, इट वॉज डोमिनेटेड बाय ऑटोमन एम्पायर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार ऐसा एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे पूछा गया है, आपको ये जो इवेंट्स दिए हुए हैं इनको क्रोनोलॉजी में क्या करना है? अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बाद में क्या हुआ। तो ऑप्शंस देखते हैं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आप सब बच्चों को एक डाउट हमेशा रहा होगा और रहता है कि आपकी बुक में सबसे पहले यूनिफाई किया है किसको? जर्मनी को, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। बट डेट वाइज सबसे पहले यूनिफाई हुई थी इटली। ध्यान रखना, इटली वॉज यूनिफाइड इन द ईयर 1861 एंड जर्मनी वॉज यूनिफाइड इन द ईयर 1871। तो सबसे पहले यूनिफिकेशन किसका हुआ? इटली का, उसके बाद में जर्मनी का। अब अगर आपको डेट याद होंगी तो आपको पता होगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये किस किस के बीच में हुई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट कब हुई थी? इट हैपेंड इन द ईयर 1832, 1832 में हुई थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। डिफीट ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के बारे में ध्यान करो। नेपोलियन को कब हराया गया था? नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द ईयर 1815, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में। और किस किस ने हराया था? कमेंट में बताओ मुझे। BARP, बार्क। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया ने हराया था किसको? नेपोलियन को, इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो 1815, 1832। आपको अगर आगे का पता भी नहीं है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले 1815 वाला आएगा या 1832 वाला? ऑब्वियसली 1815 वाला। तो जो भी ऑप्शन सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो दो ऑप्शन सेकंड से स्टार्ट हो रहे हैं, बी और सी। अब देखेंगे हम डिफीट ऑफ नेपोलियन के बाद में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सेकंड फर्स्ट। तो सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये आया है हमारे चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया से। और ध्यान रखना, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लीडर्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे या फिर कुछ और दे सकते हैं, और जिसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच्ड है। तो मैं आपको बताता हूं, लीडर्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। आप सबको पता होगा HSRA ये सरदार पटेल ने नहीं बनाई थी। इट वॉज मेड बाय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, एंड चंद्रशेखर आजाद। तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकंड है भगत सिंह स्वराज पार्टी। आप सबको पता है स्वराज पार्टी किसने मिलकर बनाई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
और कब बनाई थी कमेंट में बताना, 1923 में। तो क्या ये भी सही है क्या? बिल्कुल नहीं। थर्ड वाला, सी आर दास बारदौली सत्याग्रह, अभी मैंने आपको बताया सी आर दास चित्तरंजन दास जी ने किस पार्टी की स्थापना करी थी? स्वराज पार्टी की, ना कि बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदौली सत्याग्रह स्टार्ट किया था। लास्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू औद किसान सभा। आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र के साथ में मिलके औद किसान सभा या फिर अवध किसान सभा क्या करी थी? स्टार्ट करी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, ये है हमारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है? तो फेरस, नेचुरल गैस। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं मिनरल्स के बारे में। कुछ होते हैं फेरस मिनरल्स, कुछ होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर फेरस मतलब आयरन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्टली मैच्ड है? फेरस मिनरल, नेचुरल गैस, बिल्कुल नहीं। नेचुरल गैस इट इज अ एनर्जी मिनरल है ना, इट इज अ एनर्जी टाइप ऑफ रिसोर्स, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। नॉन फेरस निकल, नॉन फेरस से मैच किया गया निकल को, क्या ये करेक्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। नॉन मेटेलिक मिनरल लाइमस्टोन, नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी मेटल प्रेजेंट नहीं होता है। क्या लाइमस्टोन के अंदर कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं होता है? चूना पत्थर पे कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी मिनरल कोबाल्ट, बिल्कुल नहीं, कोबाल्ट इज नॉट अ एनर्जी मिनरल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर चैप्टर से जरूर आएगा जिसमें वो आपको फीचर्स देंगे किसी खेती के, किसी क्रॉप्स के, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा क्रॉप है या फिर कौन सा सीजन है। तो कह रहा है कि राबी क्रॉप आर शोन इन विंटर, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड्स टू द राबी क्रॉपिंग सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट रिगार्डिंग द राबी क्रॉप, कि राबी क्रॉप्स के इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। तो पहला पॉइंट है राबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर, क्या राबी क्रॉप्स विंटर में, ठंडों में बोए जाते हैं क्या? बताना अभी आप मुझे। शोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, क्या इनको हम राबी क्रॉप्स को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोते हैं और अप्रैल से जून के बीच में काटते हैं? वो सीधी सी बात है, ठंडों में बोए जाते हैं और ऑलमोस्ट अप्रैल टू जून जब गर्मियां लग जाती तब इनको काटा जाता है। क्या ये सही बात है? ठीक है, देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर मेज, कॉटन एंड जूट, क्या राबी क्रॉप के इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की अभी ठंडों का अगर टाइम चल रहा है ऑलमोस्ट, तो क्या इस समय में मेज, कॉटन और जूट बोया जाता है क्या? और लास्ट पॉइंट है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, क्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है क्या व्हीट की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट में बताना। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट करेक्ट, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और फोर्थ इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आज 6 क्वेश्चंस पीवाईक्यू में से आप मुझे कमेंट में बताओ आपके कितने सारे आंसर सही हैं, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो द चैनल। जय श्री राम एवरीवन।